दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में बारिश के कारण नदियां उफान पर है। बाढ़ के कारण यहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिल्ली के यमुना बाजार, ओल्ड उस्मानपुर, ओल्ड गढ़ी मेंढू और तिब्बती बाजार के साथ साथ मोनेस्ट्री मार्केट समेत निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। अब तक हजारों लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा चुके हैं। यूपी के गाजियाबाद में भी सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है। कारें आधी डूबी हुई है, गांव बाढ़ की चपेट में है और कई जगह एक मंजिल तक घर भी डूब गए हैं। तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं। जो लो लाइन एरियाज है वहां पर लोगों के लिए दिक्कतें कितनी ज्यादा बढ़ गई कि उनको अपने घरों को छोड़ना पड़ा। अपने घरों को छोड़कर उनको ऊपरी इलाकों में जाना पड़ा। प्रशासन की तरफ से हजारों लोगों को इवैक्यूएट किया गया है लो लाइन एरियाज से। तस्वीरें देख लीजिए जरा आप। ये तस्वीरें मोनेस्ट्री दिल्ली की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है और अपना सामान अपने सूटकेस में भरकर कैसे वो लोग वहां से जाने के लिए मजबूर है, ये यमुना का बढ़ा हुआ जलस्तर त्रासदी के रूप में दिखा रहा है। जो बच्चे हैं उनको कंधे पर बैठाकर बड़े उनको वहां से ले जा रहे हैं। जो लोग वहां रहते हैं उनको वहां से हटाया जा रहा है क्योंकि पानी पहली मंजिल में घुसने लगा है और लोग परेशान होने लगे हैं। दिल्ली के कई ऐसे लो लाइन एरियाज है, जैसे वजीराबाद हो गया, मोनेस्ट्री वाला एरिया होगा जिसकी तस्वीरें हमने आपको अभी दिखाई, अभी भी दिखा रहे हैं। साथ ही साथ कई ऐसे एरियाज है जैसे यमुना खादर का एरिया हो गया, यमुना बाजार का एरिया हो गया, वहाँ पर बहुत पानी भरा हुआ है। कश्मीरी गेट में मेन रोड तक पानी पहुँच चुका है और लोगों के लिए परेशानी का एक सबब बन चुका है। घाट देखिए कितने ज़्यादा पानी में डूब गए हैं। मंदिर दिख रहा होगा इन तस्वीरों में आपको, ये मंदिर जो लाल घेरे के अंदर आपको नज़र आ रहा है। पानी का लेवल कहाँ पहुँच गया है इन तस्वीरों के ज़रिए आप समझ सकते हैं। 2010 का रिकॉर्ड टूटा है और 207.47 मीटर पर यमुना भी बह रही है। हालांकि प्रशासन का कहना यह है कि ये वाटर लेवल कम होगा, लेकिन कई लाख क्यूसेक पानी बैराजेस की तरफ से लगातार छोड़ा जा रहा है। हथनीकुंड बैराज की तरफ से छोड़ा गया है, जिस वजह से यमुना का जलस्तर कितना कम होगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल आपके लिए ये खतरा अभी कम नहीं हुआ है और ना ही खत्म हुआ है। इसी वजह से कई जगहों पर रोड्स को डाइवर्ट किया गया है, कई रास्तों को बंद कर दिया गया है। स्पेशली जो आउटर रिंग रोड है वहाँ पर पानी घुसने लगा है, तो वहाँ पर कई रूट्स का डाइवर्जन है। दूसरी तरफ जो ओल्ड रेलवे ब्रिज है, जिसको पुराना लोहे का पुल कहा जाता है, उसको बंद कर दिया गया है। तो वहीं देखिए दिल्ली रिंग रोड तक पानी पहुंच रहा है। सिविल लाइंस के बेला रोड पर पानी कई जगह पर पहुंच गया है और इस वजह से वहाँ पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। ट्रैफिक डाइवर्शन, हम आपसे ये बात कह रहे हैं कि जब भी आप अपने घर से बाहर निकले, दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सोशल मीडिया हैंडल जो उनका एक्स है, यानी कि ट्विटर जिससे पहले कहा जाता था, उस पर वो पोस्ट कर रहे हैं कि रूट्स का डाइवर्जन कहाँ कहाँ से किया गया है, कौन से रास्ते बंद रहेंगे, कौन से रास्तों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बार बार ये अपील की जा रही है लोगों से कि दिल्ली वालों मेट्रो का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो, सड़क पर ना ही उतरो ज़्यादा तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सड़क पर सिर्फ आपको जाम मिलने वाला है। जो हैवी ट्रैफिक रोड्स है वहाँ पर तो आपको जाम मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी तरफ रूट्स बंद किए गए हैं तो वो ट्रैफिक भी हैवी ट्रैफिक रोड्स की तरफ आएगा, तो और जाम से दो चार होना पड़ेगा। जहाँ तक रही है इस बाढ़ के बाद और पानी के बाद, तो मौसम की ये जो मार है और लगातार हो रही बारिश की वजह से हो रहा जलभराव है, इसकी वजह से लोगों की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ये जलभराव इसलिए हो रहा है क्योंकि नालियाँ ओवरफ्लो हो रही है। दूसरी तरफ यमुना नदी का पानी भी कई ऐसे एरियाज़ है जहाँ पर पहुँचने लगा है, जैसे गीता कॉलोनी का एरिया हो गया, वहाँ पर पूरी तरीके से पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। जमुना पार्क के जो इलाके हो गए, पुस्ता से जो लगे हुए इलाके, हालांकि जो रेत की बोरियां हैं उनको जगह जगह पर लगाया जा रहा है ताकि उस पानी को सड़कों तक आने से, जो रिहायशी इलाके वहाँ तक आने तक रोका जाए। लेकिन बावजूद इसके वो पानी दिल्ली सचिवालय तक पहुँच गया है।
तो देखिए, हजारों लोग बेघर हुए हैं और उनको ऊपरी इलाकों में ले जाया गया है। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी है जाकर। दिल्ली के निचले इलाके जैसे यमुना बाजार, ओल्ड उस्मानपुर, तिब्बती बाजार, इन सभी जगहों पर घरों में पानी घुस गया है। गाजियाबाद जैसे शहरों में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है और कारों के डूबने जैसी स्थिति बन गई है। ग्रामीण इलाकों में तो स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो गई है, जहां पर एक मंजिल तक घर डूबने की खबरें सामने आ रही है। ऐसे में देखिए, जो राहत शिविर है उसकी स्थापना की गई है और वहां पर भोजन, पानी, दवाइयों की व्यवस्था भी प्रशासन की तरफ से की गई है। जो बचाव दल हैं, NDRF, SDRF, उनकी तैनाती की गई है ताकि फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। संचार और बिजली सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। बाढ़ की भविष्यवाणी और चेतावनी प्रणाली को भी और मजबूत बनाना है। इसको लेकर भी प्रशासन को बहुत ध्यान देना होगा। यदि आप इन क्षेत्रों में रहते हैं तो आपको स्थानीय प्रशासन की चेतावनियों का पालन करना होगा। नदी किनारे या निचले इलाकों में रहने से फिलहाल बचना होगा और ज़रूरी दस्तावेज या फिर फ़ोन चार्जर या दवाइयाँ आपको अपने साथ रखनी चाहिए, ये भी बार बार कहा जा रहा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। कविता अशोक हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं, पर्यावरणविद हैं, और डॉक्टर NK भटनागर भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, पूर्व DIG NDRF हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कविता जी, शुरुआत आपके साथ करते हुए, अभी जो स्थिति आप देख रही हैं, अब दिल्ली की पब्लिक यही जानना चाहती है बस कि ये स्थिति ऐसी तो बन गई है, लेकिन कब तक ऐसी स्थिति ये रहने वाली है और कब उनको थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी, जो लो लाइन एरियाज में लोग रहते हैं? देखिए, इतनी जबरदस्त जो बाढ़ आई है, दिल्ली में फ्लडिंग हो रही है, उसकी स्थिति कब ठीक होगी ये तो ना मैं बता सकती हूँ, ना कोई और भी इसको प्रेडिक्ट कर सकता है, क्योंकि पानी इस तरह से, इस कदर से भर गया है। अब अल्टीमेटली यही होगा कि NDRF की टीम्स बीच में कूदेंगी। मुझे लगता है आर्मी को बुलाना पड़ेगा, तभी जाकर के ये कुछ सॉर्ट आउट होगा, क्योंकि आम जो आदमी है वो इसमें से इसका निकलना मुश्किल है। और पानी को कहाँ निकाला जाएगा, इसका हमारे पास कोई आउटलेट ही नहीं है। ना हमारा ड्रेनेज सिस्टम इतना प्रॉपर है कि हम वेट करें कि ये जल्दी सेटल हो। सो आई थिंक इमीडिएटली वी मस्ट रन फॉर SOS एक्शन। इसमें अभी करना पड़ेगा, तभी जाकर के जो है लोगों को राहत मिलेगी और लोगों की जान बचाई जा सकती है। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ भटनागर सर। अब मैं आपका रुख करना चाहती हूँ, NDRF के लिए कितना ज़्यादा चुनौती यहाँ पर अब और बढ़ गई है, और क्योंकि समझ नहीं आ रहा है ये पानी की निकासी कैसे जल्द से जल्द होगी। क्या आगे दिल्ली की पब्लिक सर एक्सपेक्ट करेगी इस सिचुएशन से? जी बिल्कुल, ये कोई हमारे लिए नया एक्सपीरियंस नहीं है, स्पेशली दिल्ली वालों के लिए। हर साल इसी टाइप की बाढ़ आती है और एक हफ्ते के अंदर अंदर सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाती है, लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा पानी आया है और कंट्रोल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है। तो इसके लिए जो है ऑलरेडी पहले से प्लानिंग की गई थी। दिल्ली के मंत्री और मुख्यमंत्री ये सब लगे हुए थे और इन्होंने काफी काम करवाया है। अदरवाइज जैसी बारिश आई थी, जिस तरीके से ये जल भरा हुआ था, मेरे ख्याल से आधी से ज्यादा दिल्ली डूब जानी चाहिए थी। लेकिन इन लोगों ने इतना काम किया है, खास तौर से आपके CM ने और जो आपके दूसरे मंत्री हैं, सभी लोग निकले हुए हैं अपने अपने एरिया में, व्यवस्था देख रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी पहल है। और दूसरा, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं NDRF से हूँ, तो हमने तो ये ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत किए हैं और अब की बार हम देख रहे हैं कि हमें थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ रहा है और हमारे पास घबराने की बात नहीं, पूरे इक्विपमेंट्स है, रेस्क्यू ऑपरेशन के पूरे इक्विपमेंट्स हैं और हम किसी भी टाइप की आपदा में, किसी भी टाइप के रेस्क्यू के अंदर हम सक्षम है, हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इसके अलावा जो है बाकी जो राज्य सरकार है वो खाने पीने का और उसका दूसरा अरेंजमेंट, मेडिकल का कैंप व्यवस्था, ये सब वो लोग देख रहे हैं। जी सर, मैं लौट रही आपके पास वापस। कविता जी, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो शहरीकरण हो रहा है अनियंत्रित तरीके से, नदी के तटों पर अतिक्रमण हो जाता है, क्या ये बाढ़ की मुख्य वजह होती है? देखिए, मैं तो क्योंकि पर्यावरण पे काम करती हूँ, पर्यावरण प्रेमी हूँ, तो मैं समझती हूँ कि सबसे पहला तो हम कहते थे कि पेड़ मत काटिए। शहरीकरण में सबसे पहले क्या होता है, आप जमीन साफ करते हैं, आप पेड़ उखाड़ते हैं। जब पेड़ आप काटेंगे तो जो जड़ें जो मजबूत पेड़ों की होती हैं, जो सॉइल
सॉइल को, मिट्टी को, धरती को पकड़ के रखती हैं। जब हमने जड़ें ही निकाल दी तो सारा कुछ वहां पर जो है सिस्टम जो लूज हो जाता है। और जब पानी आएगा, फ्लडिंग का तो सबसे पहला एंटीडोट होता ही यही है कि वहां पर पेड़ लगाए जब लगे होते हैं तभी कोई उनको एक ब्लॉकेज मिलती है। तो पेड़ जैसे कटेंगे, जैसे शहरीकरण होगा, तो जहां जहां पर ये होगा, जिस जिस शहर में होगा, आप देख लीजिए वहां पर कोई बाढ़ के पानी को, फ्लडिंग को कोई चैलेंज ही नहीं है। इवन ये चाहे हिल्स में ले लो आप, वही हो रहा है। पहाड़ों में भी जो काटे जा रहे हैं, पहाड़ काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, तो भी वही एक दुविधा आ रही है। और यहाँ पर भी यही है। तो सबसे पहला तो हो गया कि हम पेड़ काटते जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं। मैं ये समझती हूँ जब बाढ़ आ जाए उसके बाद हमारी टीम्स जो है, चाहे एनडीआरएफ की टीम, हमेशा मैं उनकी सराहना करती हूँ, बहुत अच्छा काम करती हैं। बीच में सेना भी बीच में जो है पूरा अपना सहयोग देती है, बहुत सालों से हम देख रहे हैं। मगर उस सहयोग नहीं चाहिए ना, हमें सॉल्यूशन चाहिए कि जब ऐसी आपदा आए हम उसके लिए पहले से क्यों ना तैयार हों। पहले ही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, ड्रेनेज का सिस्टम अच्छा हो, सीवेज का सिस्टम अच्छा हो, मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट हो, आप डिफॉरेस्टेशन ना करें। कंक्रीट के शहर बना के हमने रख दिए हैं। आप गुड़गांव को ही देख लो, लोग कितने परेशान हैं। वही दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद में तो सुबह से न्यूज़ देख रही हूँ कि सब भरा पड़ा है और कितना बुरा हाल है। जी ठीक है, मैं लौट रही हूँ कविता मैम आपके पास। भटनागर सर, एक बात और मैं आपसे समझना चाहूँगी, एनडीआरएफ के पास पर्याप्त जो संसाधन होते हैं और तकनीक होती है, क्या वो पूरी तरीके से मिल पा रही है ऐसे सिचुएशन से निपटने के लिए? बिल्कुल, हम तो हमेशा अपना पूरा कन्वाई लेके चलते हैं और सारे इक्विपमेंट्स लेके चलते हैं। हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। और जो चीज की जरूरत होती है, जो नहीं होती है, वो राज्य सरकारों से मांग ली जाती है। बाकी जो है हमारी तरफ से पूरी तैयारी है और पहले भी हमेशा मदद की है, अभी भी करेंगे। लेकिन मैं यहाँ बड़े जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि ये जो यमुना का जो क्षेत्र है, डूब क्षेत्र, यहाँ पर आप देखिए इतनी इलीगल कॉलोनी बनी है, इतनी इलीगल कॉलोनी बनी है, क्यों नहीं इनको आप लोग हटवा देते? दूसरा, यमुना तो आएगी, अपने वेग से आएगी, आप इसके गहराई क्यों नहीं करते हैं? आप ये देखिए, हाथीकुंड बैराज से जब निकलती है यमुना और बाकी 2 बैराज और मिलते हैं रास्ते में, तो ये जो निकलता है, इनका निकलने का फ्लो एरिया है, इसको गहरा करना चाहिए। और इतना गहरा करना चाहिए कि जो सिल्ट जमा है वो निकल जाए, वाटर फ्लो आराम से जाए और इसको आगे तक क्लियर कर देना चाहिए, तभी ये समस्या का समाधान होगा। बाकी तो सारी सुविधाएं हैं, राज्य सरकार पूरी तत्पर है और मैं तो खैर पर्सनली विजिट करता हूँ और जो मैंने किया है आई एम सेटिस्फाइड। राज्य सरकारों के काम से मैं सेटिस्फाई हूँ। लेकिन इसके अंदर ये जो अनऑथराइज कॉलोनी वाला है, जो यमुना के डूब क्षेत्र में है, लोगों ने बड़े बड़े फार्म हाउस बनाए हुए हैं, पता नहीं कहाँ से लोग आके पूरा कब्जा किए हुए। भाई आप ये बताओ, यमुना जी के लिए जगह कहाँ छोड़ी आपने? तो वो तो आएगी और ये जो आप देख रहे हैं हालत, ये भी होगी। अब आप ये सोचो कि सारी चीज सरकार अपने गले में गट्टी बांध ले, ये तो गलत है। चाहे आपका पेड़ काटना हो, और यही लोग करते हैं, जो अनऑथराइज कॉलोनी वाले अनऑथराइज लोग हैं, यही काटते हैं पेड़ और यही जो है गंद फैलाते हैं और यही जो है नाले जो है ब्लॉक कर देते हैं, सीवर लाइन को ब्लॉक कर देते हैं। अब ये सीवर लाइन ब्लॉक जो है बैक मारेगी तो आपके घरों में गंदा पानी घुसेगा। बिल्कुल। तो ये इसमें घबराने की बात नहीं है। जो आप कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, उसका आपको खमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उस पर नकेल भी कसी जानी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि बाकी की जो और पब्लिक है वो परेशान ना हो। सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास वापस चंडीगढ़ से। हमारे साथ पूर्व मौसम निदेशक मनमोहन सिंह जी भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग की तरफ से अब जो स्थिति ये बन गई है, क्या पहले से संकेत दिए गए थे इतनी भारी बारिश हो सकती है, नुकसान हो सकता है, और उसके बाद राज्य सरकारों की तरफ से, ये प्रशासन की तरफ से जो काम किए गए हैं, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? कि क्योंकि पहले पूर्व अनुमान जताने के बावजूद अगर स्थिति ऐसी बन रही है, सिर्फ दिल्ली का हाल नहीं है, ये पंजाब का भी हाल है, ये हरियाणा का भी हाल है, आप कैसे देखते हैं सर आज की स्थिति को?
हाँ, अभी जो मौसम विभाग से जो फोरकास्ट है वो एडवांस में ही शुरू हो जाती है। जो फोरकास्ट अभी इशू की जाती है वो 7 दिन की फोरकास्ट इशू करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरकास्ट होती है, वार्निंग भी इशू की जाती है। उसके बाद फिर टाइम टू टाइम जब ये करंट जो सिचुएशन होती है उसके ऊपर नौकास्ट भी इशू की जाती है। और जो एनडीएम के थ्रू जो है वो कैब के थ्रू भी वार्निंग जो है वो अपनी इशू की जाती है। और इसमें मुझे लगता है क्योंकि आजकल जब भी जो फोरकास्ट है पिछले कुछ एक सालों से हम लोग इम्पैक्ट वेस्ट वेदर फोरकास्ट भी जो है वो मौसम विभाग से इशू की जाती है, जिसका ये रहता है कि जो बारिश होगी इसका इम्पैक्ट कैसा हो सकता है, एग्रीकल्चर पे कैसा हो सकता है, हेल्थ के ऊपर कैसा हो सकता है। तो इस तरीके की सारी सिचुएशन के ऊपर जो है लैंडस्लाइड या फ्लडिंग हो सकती है, जो बारिश जो भी बारिश आने वाले दिनों में जो आएगी, या फिर बाकी भी और जैसे पैरामीटर्स रहते हैं, वही टेम्परेचर किस तरीके रहेगा, जहाँ अपनी ह्यूमिडिटी है उसका इम्पैक्ट क्या होगा, मतलब हर एक जो वेदर पैरामीटर्स होते हैं उसका जो इम्पैक्ट क्या रहेगा उसके लिए भी जो है वो फोरकास्ट की जाती है। तो मुझे लगता है कि जो आईएमडी की तरफ से जो अपनी जो फोरकास्ट होती है वेबसाइट के थ्रू, मीडिया के थ्रू पब्लिक को भी जो अपने पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाती है। और साथ में ही जो कंसर्न प्रशासन है उनको भी जो कंसर्न स्टेट्स होती हैं उनको भी जो फोरकास्ट है वो इशू डिपार्टमेंट जो है वो करता है। तो आजकल जो हमारे डिपार्टमेंट के पास जो है वो बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी है, रडार है, सैटेलाइट का डाटा है, जो करंट इंफॉर्मेशन रहती है, जिससे जो है वो सारी अपनी जो वेदर की जो वार्निंग देता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ब्लॉक लेवल फोरकास्ट इशू होती है, और इवन जो अपनी सिटी की जो फोरकास्ट होती है, बहुत सारी सिटीज हैं जिनको अपने मतलब डिपार्टमेंट ने स्टेट लेवल पे चूज किया हुआ, उनकी जो फोरकास्ट भी है जो वो अपने इशू की जाती है। और उसके बाद जो कस्टमाइज भी फोरकास्ट होती है, जिसमें कि किसी को पार्टिकुलर प्लेस की फोरकास्ट चाहिए तो वो भी डिपार्टमेंट जो है वो फोरकास्ट इशू करता है। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। तो कविता जी, ये जो पर्यावरणीय चेतावनियां दी जाती है, एनवायरमेंटल वार्निंग्स, क्या इसको राज्य सरकारें बहुत गंभीरता से उन्होंने लिया नहीं इस बार की ऐसी स्थिति बन गई? देखिए, गंभीरता से लिया होगा तभी अभी कुछ तैयारी जो थी वो पहले से थी, मैं समझती हूँ। मगर जो नुकसान पर्यावरण की वार्निंग्स तो देखो बहुत सालों से आती हैं। ऐसा नहीं कि 4 दिन पहले पर्यावरण हमें संकेत देगा कि अब फ्लड आएगा, अर्थक्वेक आएगा। उसका जो बीज है हम बोते जाते हैं, और जब परिणाम आता है तो फिर हाहाकार मचती है हर जगह। सरकार जो है वो जो तैयारी करके रखती है वो डिजास्टर से पहले इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारे पास इस तरह के मीन्स एंड टूल्स हैं कि हमें पता हो कि अब 2 दिन बाद इतनी बारिश भारी आने वाली है, या कुछ यहाँ ट्रेमर है, या लैंडस्लाइड का कुछ अंदेशा आ रहा है। दीज आर ऑल थिंग्स जो हमें इंडिकेशन है। मगर आई एम यहाँ पर एड्रेसिंग की कॉजेज को तो कोई एड्रेस करे ना। जब आपदा आ गई उसके बाद हम भाग रहे हैं तो फिर तो अलग तरह का। वी आर जस्ट एड्रेसिंग द प्रॉब्लम व्हेन इट्स ऑलरेडी हियर। उसके रूट में जाना है कि क्या कारण है और कितना हम रोक सकते हैं। देखिए, मैं भी ये मानती हूँ कि ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें किसी मानव का कोई जोर नहीं चल सकता, ये करेक्ट है, अंडरलाइंड है। मगर कितने मैन मेड रीजंस हम इसमें ऐड कर रहे हैं जिससे कि इसका जो इम्पैक्ट है, जो इसका एडवर्स इफेक्ट है, वो कई गुना बढ़कर सामने आ रहा है। मैम, एक पॉइंट में इसमें और ऐड ऑन करना चाहती हूँ और आपसे पूछना चाहती हूँ, जो रिवर की साइड में एम्बैंकमेंट्स बनते हैं उसको और मजबूत करना, उसको और ऊंचा करना, उसकी हाइट को और ज़्यादा बढ़ाना, इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और कितना कम इस पर ध्यान दिया जा रहा है? देखिए, बहुत जरूरत है, क्योंकि आप अगर एक दिल्ली जैसे कैपिटल है, चलिए अभी क्योंकि हम दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे हैं, कैपिटल है, करोड़ों लोग यहाँ रह रहे हैं, उनकी जान की जिम्मेदारी। जब लोग वोट देते हैं ना तो वो पूरा आशा करते हैं कि आप हर तरह से उनकी रक्षा, सुरक्षा और सब उस पर्टिकुलर जो है जिसको वोट दिया, जो गवर्नमेंट है उसके हाथ में है। तो फिर चाहे वो फ्लड आए, चाहे वो बीमारी आए, सबका बंदोबस्त जो है वो सरकार करती है, मैं मानती हूँ। मगर आपने अभी बात करी एम्बैंकमेंट की, तो मुझे लगता है वहां पर और ज्यादा इंक्वायरी हो और उसका सोल्यूशन हो, उसे स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि आगे जब यमुना में कभी ऐसी दोबारा, अब तो इस बार तो हो चुका है, पर आगे फ्यूचर के लिए हम बात कर रहे हैं कि ताकि इतनी सॉलिड हो एम्बैंकमेंट हो कि वो पानी जो है निकल कर, जैसे अभी कश्मीरी गेट, ITOs, ये सिविल लाइन सब भरा पड़ा है पानी से, मैं देख रही हूँ, तो वहां पर जो है इस तरह से लोगों को जान और माल का जो है जोखिम ना उठाना पड़े।
ठीक है मैम, मैं लौट रही हूँ आपके पास, बट अगर सर अब मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ के बीच में जो समन्वय होता है वो किस तरीके से रहता है? क्या आप संतुष्ट हैं उससे, या आपको लगता है कि उसमें और सुधार की आवश्यकता है? देखिए, एनडीआरएफ जो है वो अपना एमएचए के अंडर में काम करती है, और हमने जो है राज्य सरकारों को ये दिशा निर्देश दिया हुआ है, तो उन लोगों ने जो है एसडीएमए बनाई है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और एसडीआरएफ बनाई है, जो इमीडिएटली इससे पहले कि एनडीआरएफ पहुंचे वो लोग पहले पहुंच जाते हैं, और उनको वेल ट्रेन किया हुआ है, और पूरी गाइडलाइन उनको इशू की गई है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। एसओपी बने हुए हैं, उसके ऊपर एक्शन होता है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है। तो बाकी जहां तक आपने सवाल पूछा कि है ना ये क्या करता है, तो एनडीआरएफ तो हम लोग मोदी जी के अंडर में है, वैसे एनडीए में जो मोदी जी चेयरमैन है, और बाकी एलजी जो है वो एसडीआरएफ का या एसडीएमए का चेयरमैन है। तो ये लोग आपस में तालमेल बनाते हैं और अकॉर्डिंगली काम करते हैं, और हमारी मेन प्रायोरिटी ये होती है कैसे भी करके जान बचाना। बिल्कुल, पहली प्रायोरिटी है जान बचाना, और उसके लिए हमारे पास सारे इक्विपमेंट हैं। जैसे हमारे पास बीए सिस्टम है, बीए सेट है, वो लगा के हम पानी के अंदर चले जाते हैं। ड्रोन सिस्टम है हम लोग जो है, इसके अलावा जो है लाइफ लोकेटर्स हैं, कैमरे हैं, अंडर वाटर कैमरे हैं, और इसके अलावा जो है हमारे पास जो और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो सारी अवेलेबल है। तो हम पानी के अंदर जाके भी, पानी के ऊपर से भी, और ड्रोन की मदद से भी हम जो कोई ऐसी चीज होती है या बॉडी कोई ऐसी तैरती हुई मिल जाती है या कोई डूब रहा है, तो उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से भी रेस्क्यू करते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हैं, तो इस पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। सोनार सिस्टम भी है हमारे पास जो बहुत इफेक्टिव है ऐसी सिचुएशन के अंदर। तो हम लोग तो वेल इक्विपमेंट है, वेल ट्रेन्ड है, और बहुत अच्छा काम अपने लेवल पे हम लोग कर लेते हैं। बिल्कुल, और उसको सराहा भी जाता है और सराहनीयता की जाती है। सर मैं लौट रही हूँ मनमोहन सर, एक आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, मौसम विभाग की तरफ से वार्निंग्स दी जाती है कि आपको लगता है आपदा प्रबंधन एजेंसी इसके साथ, और क्योंकि समन्वय की हम बात कर रहे थे, और ज्यादा बेहतर समन्वय की जरूरत है? हाँ बिल्कुल, जैसे जो फोरकास्ट होती है एनडीएम में, और जो स्टेट एसडीएम में, जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, और इवन जो फोरकास्ट है वो डिस्ट्रिक्ट डीडीएम में, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डीसीज को भी जो है वो फोरकास्ट दी जाती है। और हमेशा ही जो गुंजाइश तो रहती ही है, क्योंकि जैसे जैसे जो हमारी इम्प्रूवमेंट होती है, जो अपनी जो लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो भी जो बढ़ती रहती हैं, तो इस तरीके से वो इम्प्रूवमेंट जो है वो चलती रहती है। लेकिन जो अभी एट प्रेजेंट जो सिनेरियो चला हुआ है उसमें जो हमारी फोरकास्ट होती है, वार्निंग होती है, वो हम लोग पूरी सभी अथॉरिटीज़ को जो है वो पास करते हैं, ताकि जो उसका टाइमली एक्शन लिया जाए। इवन मतलब जो मैसेज होता है वो अपने जो कम्युनिकेशन बोर्ड है उनके थ्रू देने के बाद जो है वो हम लोग पर्सनली भी जो है वो फोन करके, जहाँ अपने जो डिपार्टमेंट है के जो अथॉरिटीज होती हैं, जो उनको जो अपने लोकल अथॉरिटीज होती हैं उनको फोन करके भी जो है वो बताती हैं कि इस तरीके की जो सिचुएशन होने वाली है, मतलब जो हैवी बारिश हो सकती है, या साइक्लोनिक सिचुएशन, मतलब जो आगे जो सीवियर सिचुएशन हो सकती है। तो इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है, ताकि जो टाइमली एक्शन लिया जा सके। बिल्कुल, और उसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी है। मनमोहन सर आपका, कविता मैम आपका, और भटनागर सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और मेरे सवालों के जवाब आपने दिया है।